I am Vivek and today we start chapter 8 of class 9, that is motion. Okay. Motion, class 9, part 1. In this chapter, first we have to learn about physical quantities. Physical quantities. Physical quantities क्या होती हैं? Quantities which can be measured is called physical quantity. ऐसी quantity जिनको हम measure कर सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम measure कर सकते हैं, उनको हम physical quantity कहते हैं. जिनको measure ही नहीं कर सकते हैं, जैसे honesty, bravery, ठीक है, तो ये चीजें physical quantity नहीं है. Physical quantity क्या होती है? Quantities which can be measured. Measured are called physical quantities. They are of two types. ऐसी चीजें इनको आप मेजर कर सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, जैसे लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, टाइम आप मेजर कर सकते हैं, वेट आप मेजर कर सकते हैं, मास आप मेजर कर सकते हैं, फोर्स आप मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, स्पीड आप मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, क्लियर. और ये कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की होती हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट क्वांटिटी आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज. Scalar physical quantities. Quantities whose magnitude ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, उस मैग्नीट्यूड डज नॉट change with the change in direction. ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए. क्लियर है? तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, यानी क्वांटिटी whose magnitude does not depend upon the direction. क्लियर? अभी हम देखेंगे इसके एग्जांपल क्या होंगे. मैं जगह छोड़ देता हूँ एग्जांपल. और अगली क्वांटिटी हम देखते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज. और फिर हम इनको समझेंगे अच्छे से. क्वांटिटीज whose magnitude change. ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. क्वांटिटीज whose magnitude change with the change in direction. with the change in direction. यानी कि डायरेक्शन अगर आप चेंज कर दो तो इनका मैग्नीट्यूड, इनका इम्पैक्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. ठीक है, अब दोनों के एग्जांपल को हम देखेंगे अच्छे से. ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल आप पहले भी पढ़ चुके हैं. जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फोर्स, क्योंकि फोर्स को आप बहुत अच्छे से जानते हैं. आपने 8th क्लास में ही पढ़ा है चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, तो थोड़ा फोर्स के बारे में जानते हैं. ठीक है, इसलिए मैं पहले फोर्स एग्जाम्पल दूंगा, बाकी एग्जाम्पल इसके बहुत हैं. डिस्प्लेसमेंट, स्पीड नहीं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पैरामीटर्स हैं जो मोशन को डिफाइन करते हैं. तो हम इनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे.
ठीक है। मोशन को ये डिफाइन नहीं करता, फोर्स अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको सबको देखेंगे, क्लियर है। और यहाँ एग्जांपल देख लीजिए क्या है, टाइम, मास, मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर डिस्टेंस ले लेता हूँ, डिस्टेंस, वेलोसिटी है यहाँ पर, तो यहाँ मैं स्पीड ले लेता हूँ, एक्सेट्रा। ऐसे और भी चीजें, मास भी है, जैसे यहाँ मास होता है वैसे यहाँ आप वेट ले सकते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क होगा वो हम देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ टाइम। टाइम आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, टाइम चेंज नहीं होगा, क्लियर है, समझ में आया। आप 2 बजे चले, 2 से आप मान लो आप 40 मिनट चल गए किसी एक डायरेक्शन में, तो घड़ी का टाइम ही चेंज होगा, घड़ी में टाइम तो 2:40 ही होगा, क्लियर है। ये नहीं कि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसी डिस्टेंस है, आप जो एक्चुअल पाथ जितना भी आप चलते चले जाते हो वो डिस्टेंस आपका ऐड होता चला जाता है, वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, क्लियर है, समझ में आ गया। स्पीड है, मास है, तो ये जो चीजें ऐसी क्वांटिटी, और इसमें देखो टाइम हो गया, और मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ, टेम्परेचर। आपकी बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हुए हो तो आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है, तो वेस्ट की तरफ आप अगर मुंह करके खड़े हो जाओगे, अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। टेम्परेचर कैसा रहेगा आपकी बॉडी का, कांस्टेंट है, ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, टाइम डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया। आप किसी भी डायरेक्शन में सो जाओ, क्लियर है, तो क्या आपकी बॉडी के टेम्परेचर चेंज होते रहेंगे, नहीं, क्लियर, समझ में आया। लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, जबकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगा। अब आओ देखें जरा, फोर्स को ही समझ लेते हैं। मान लीजिए ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है या ब्रेक है, ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक है, हमने इस पर एक सर्टेन फोर्स लगा रहे हैं, एक एजेंट, 2 एजेंट है, एक ए और एक बी, दोनों 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर। तो वुडन ब्लॉक, ये डायरेक्शन ईस्ट है और इधर जो डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फोर्स लगाई जा रही है, तो बताइए वुडन ब्लॉक कहां मूव कर जाएगा, ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगा। कितनी फोर्स के साथ मूव करेगा, 10 और 10, टोटल कितनी फोर्स लग रही है वुडन ब्लॉक पर, 20 न्यूटन, ठीक है। अब ए और बी जो दोनों 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यही वुडन ब्लॉक पर मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं। ए वेस्ट टू ईस्ट फोर्स लगा रहा है और जो बी है वो ईस्ट टू वेस्ट फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। पहले भी ए और बी 2 एजेंट थे, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, अभी भी ए और बी 2 एजेंट है, वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स वुडन ब्लॉक पर कितना एक्ट कर रहा है, या वुडन ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, किसी भी नहीं, ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है, 0 न्यूटन, जबकि यहाँ पर दोनों फोर्स क्या हो गई है, ऐड हो गई है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया है, जबकि यहाँ मैंने डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नीट्यूड क्या कर गया, 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज करते हैं, जबकि मैंने एजेंट को नहीं चेंज किया है, एजेंट पहले भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे और बॉक्स पर जो नेट फोर्स लग रही थी वो 20 न्यूटन लग रही थी, क्लियर है, और टुवर्ड्स ईस्ट फोर्स लग रही थी, क्लियर। अभी एक एजेंट ने फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फोर्स लगाया, एक एजेंट ने बी जो एजेंट है उसने ईस्ट टू वेस्ट फोर्स लगाया, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है बॉक्स पर, लेकिन जो नेट फोर्स है, ठीक है, वो बॉक्स पे कितनी एक्ट कर रही है, 0 न्यूटन एक्ट कर रही है। इसका मतलब बॉक्स कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 0, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 20 न्यूटन। तो देखा डायरेक्शन चेंज करते ही मैग्नीट्यूड क्या हो गए, चेंज हो गए। तो क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद द चेंज इन डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर है। तो क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद द चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।
देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना होइए। बस आप एक फोर्स के एग्जांपल से आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें अभी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज हम केवल अभी पहले मोशन को समझना चाहेंगे। उससे पहले मोशन को समझने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी कैसी, किन चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल, देखो नाम लिखा है फिजिकल, कुछ चीज़ें जो आपके आसपास ही हैं, फिजिकल प्रेजेंट है, और उनमें से कुछ चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी ऐसी चीजें जो चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे मान लीजिए बोर्ड की अपनी कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। इस लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ठीक है, क्या मैं अपनी ब्रेवरी को मेजर कर सकता हूँ, मैं अपनी ऑनेस्टी को मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ऐसी चीजें इनको आप मेजर कर सकते हैं, तो वो उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब फिजिकल क्वांटिटी होती कितने तरीके की हैं? दो तरीके की होती हैं। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्शन के चेंज हो जाने पे चेंज नहीं होती। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। उनके मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएंगे डायरेक्शन चेंज होने पे। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैं कोई भी एक पॉइंट है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, वो यहाँ से 5 मीटर यहाँ पहुंच गया इस क्रॉस पे, या 5 मीटर स्टिक पर यहाँ पहुंच गया वो पर्सन। ठीक है, बताओ कितना चला? यहाँ चला 5 मीटर। ठीक है, या मैं यहाँ पर इस पर्सन का नाम ए रख देता हूँ, और यहीं पर एक पर्सन और खड़ा था, क्या, बी। ए इधर गया 5 मीटर, इधर गया 5 मीटर। ठीक है, दोनों 5 मीटर गए, तो कोई किसी भी डायरेक्शन जा रहा है, उनका चलने का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर। वो कोई चेंज नहीं हो रहा किसी डायरेक्शन से। हाँ, अगर मैं बोल देता, ठीक है, ए एंड बी शुड मूव टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो बी का जो मैग्नीट्यूड होता, जाना किस डायरेक्शन में था, ईस्ट डायरेक्शन में, और बी कहाँ चला गया है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो बी का जो मैं मैग्नीट्यूड दिखा रहा होता, अगर मैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दूं, उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन को बता रहा हूं, तो फिर तब वो जो मोशन मैं बता रहा हूँ वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, क्योंकि आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हो। अब ये जाना टुवर्ड्स ईस्ट था, 5 मीटर, चला कहाँ गया, वेस्ट में चला गया। ठीक है, तो ये अपने टारगेट से ना टोटल पता है कितना दूर हो गया, 10 मीटर दूर हो गया। जहां से गया उससे 5 मीटर ईस्ट में जाना था, ये चला गया कहाँ, वेस्ट में, तो अपने टारगेट से 10 मीटर दूर हो गया, यानी कि -5 चला गया है। क्लियर है? तो इसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट कर गया या नहीं कर गया? तो जैसे ही मैं कुछ चीजों में डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता हूँ, जहां मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वहां पर उन चीजों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? इसको हम और समझेंगे बाद में, आप परेशान ना होइए। बस अभी आप बताइए, देखिए टाइम है, टेम्परेचर है, ये ऐसी चीजें हैं जिन जो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती। ये नहीं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ईस्ट में बढ़ोगे तब भी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा, वेस्ट में बढ़ोगे तब भी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा, साउथ में जाओगे तब भी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा। टाइम ये नहीं कि घड़ी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन फोर्स में अगर आप डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको क्लियर होगा। ओके, अब हमें मोशन को आगे पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें पढ़नी जरूरी है। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? ठीक है, अभी देखते हैं। to specify the position of an object or body, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। तो टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी वी नीड
a reference point. This reference point is called origin. देख, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी। किसके रेफरेंस में आप ले रहे हैं कि वो चीज, उसकी पोजीशन क्या है, कहां पर। जैसे आप स्केल पर, या स्केल क्यों, आप एक्स एक्सिस ले लीजिए। एक्स एक्सिस में ये 0, ठीक है, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, क्लियर। अब ये एक ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या कोई पर्सन ये यहाँ पे खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर, लो, ठीक है, क्लियर है। या हम ऐसा कर लेते हैं, ये 0 पे खड़ा हुआ था, ठीक है, कुछ टाइम हुआ घड़ी में, कुछ टाइम बीतने के बाद ये जो A है मुझे यहाँ मिलता है, यहाँ से A चला जाता है, मूव कर जाता है और यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो A की पोजीशन क्या है, A की पोजीशन हमने कहा, चलिए मान लेते हैं मीटर में, ये स्केल किस पे, मीटर स्केल है, तो ये 2 मीटर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखना है कि ये बॉडी की पोजीशन क्या है। तो किसी ने बोला भाई ये 2 मीटर पे खड़ा है, मैंने कहा 2 मीटर कहाँ से 2 मीटर, मैंने बोला इसकी रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर कहाँ चला गया है, इस तरफ, क्या ये डायरेक्शन बता दो ना, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट, हाँ, ठीक है। तो पर्सन A इज 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 2 मीटर कैसे पता चला, 4 मीटर क्यों नहीं बोल रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है इसलिए ये 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है। ये किसके रिस्पेक्ट में 2 मीटर है, 0 की रिस्पेक्ट में 2 मीटर है। तो आपको वो पॉइंट चाहिए, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। मैंने कहा हमारे यहाँ से मदर डेयरी 100 मीटर की दूरी पर है, तो हमारे यहाँ कहाँ से, मेरे घर से या मेरे गली के गेट से, ठीक है। या मैंने बोला मेरे घर से रेलवे स्टेशन 500 मीटर की दूरी पर, ठीक है, समझ में आया। हमने कहा श्रीनगर से, देखो श्रीनगर से, रानी बाग से, मेरे घर से, ठीक है। मैंने बोला मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो मेरा स्कूल कहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, किस जगह से दूर है। तो आप स्कूल की पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहते हो क्या, सबके घरों से 5 किलोमीटर दूर है? नहीं, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं स्कूल में, ठीक है। तो मैंने 5 किलोमीटर बोला, तो किसकी रिस्पेक्ट में बोला, अपने घर की रिस्पेक्ट में बोला। तो घर मेरा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्लियर है। ये 2 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है, पर किसकी रिस्पेक्ट में, 0 से। अगर ये यहाँ होता और ये यहाँ पहुंच गया होता, तो भाई साहब ये 2 मीटर नहीं, ये 4 मीटर दूर खड़ा होता, किसकी रिस्पेक्ट में, -2 की रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर मीटर स्केल, मैंने कहा ये 2, चलो छोड़ो ना मीटर मीटर मारो बोली, ये कितने स्टेप चल गया, 2 स्टेप चल गया। मैंने कहा ये 2 स्टेप दूर है, कहां से, 0 से दूर है, ठीक है। और अगर आप यहाँ इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, तो ये कहां से दूर है, कितना दूर है, 4 स्टेप दूर है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाते हैं, तो उससे पहले आपको एक पॉइंट की जरूरत होती है। उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाता है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो वी नीड अ रेफरेंस, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए आप किसकी रिस्पेक्ट में दिखाओगे, आप किसी रेफरेंस की रिस्पेक्ट में दिखाओगे, आ गया, क्लियर है। मैंने कहा मैं 100 मीटर चल के आया, भाई कहां से चल के आए 100 मीटर, बोलेगा 100 मीटर चल के आया, कैसे मान लें 100 मीटर,
जहाँ बताया हूँ। तो मैं बताऊंगा उसको कि भाई मैं स्टेशन से 100 मीटर चल के आया हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, आपको एक पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस की क्या होगी जरूरत। समझ में आ गया? क्लियर? तो जब भी हम मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं या पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आपको एक रेफरेंस की क्या होगी जरूरत। ठीक है, क्लियर है? किसी कुछ और पूछना है इसमें? और रीजन सभी को समझ में आया होगा? हाँ। ये एक रेफरेंस होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, मैंने मार्केट का एग्जांपल दिया, मैंने कहा मेरे यहाँ से मार्केट जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मेरे घर से, तो मेरा घर क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर आपके रेफरेंस पॉइंट गलत होंगे तो आपके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हम जिनको हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, आंसर गलत आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, डिफरेंट लोगों का जो रेफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उस पर हम अभी चर्चा कर लेंगे, देखेंगे इसको बहुत अच्छे से और समझ लेंगे। मोशन, मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन किसको कहते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देगी, चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time and with reference with respect to time and reference. That body is in motion. ठीक है, देखिए यहां मेरे पास एक बस, ये मैंने कहीं खड़ी कर दी। ठीक है, घड़ी में 5 बज रहे, 5 PM हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब और यहां पर एक टेलीफोन बूथ है। ये मेरा टेलीफोन बूथ, मेरा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मैं इसकी रिस्पेक्ट में देखूँ और टाइम के रिस्पेक्ट में देखूंगा मेरी मेरी गाड़ी मोशन में है या नहीं है, ये बॉडी मोशन में है या नहीं। अभी हो गए 5:30 PM। क्लियर है? 5:30 PM मैंने ट्रक देखा कहाँ खड़ा है या बस देखी कहाँ खड़ी है, तो टेलीफोन बूथ के पास ही खड़ी है। घड़ी में टाइम कितना हो गया? 5:30, 30 मिनट्स जा चुके हैं। क्लियर है? तो मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में देखा, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा, ये बॉडी मोशन में नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई है? टाइम आगे चला गया, लेकिन ये अभी भी जहाँ 5 बजे थी 5:30 बजे भी वहीं पर है। ठीक है, रेफरेंस इसका क्या था? टेलीफोन बूथ। सराउंडिंग इसकी क्या थी? टेलीफोन बूथ। रेफरेंस का मतलब कोई सराउंडिंग जिसके रिस्पेक्ट में मैं ये देख रहा हूँ। मैं जरूरी नहीं कि इसको मैं रेफरेंस ही लिखूं, मैं रेफरेंस का मतलब क्या है? सराउंडिंग। तो क्या इसकी सराउंडिंग चेंज हुई है? ये जहां था ये अभी भी वहीं पर। तो ये बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है, ये बॉडी मोशन में नहीं है। ये मुझे कैसे पता चला कि टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी ने मूव नहीं किया, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। टाइम चेंज हुआ और उसके साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई।
पोजीशन कैसे पता चली? टेलीफोन बूथ के रिस्पेक्ट में। ये पहले भी टेलीफोन बूथ के पास ही खड़ा था, आज भी वहीं पर खड़ा है, अभी भी वहीं पर खड़ा है, आधे घंटे बाद भी। ठीक है, तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। किससे कंपेयर करोगे कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है? दो चीजों से, टाइम से और रेफरेंस से। तो इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम की रिस्पेक्ट में और रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में, यानी अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट, रेफरेंस को मैं क्लियर कर देता हूं। रेफरेंस का मतलब क्या है? सराउंडिंग। ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट में अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है, तो वो बॉडी मोशन में, अदरवाइज वो मोशन में नहीं है। क्लियर? और रीजन क्लियर होगा। और रीजन का मतलब क्या होता है? अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाना है तो मुझे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, वो रेफरेंस लेना पड़ेगा। वो रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। उसकी रिस्पेक्ट में आप देखिए कोई भी चीज मोशन में है या नहीं। ठीक है, और इसीलिए मैं बोलता हूं डिफरेंट लोगों के रेफरेंस डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो उनके मोशन के प्रति उनके नजरिए भी अलग होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है? किसी के लिए वो बॉडी मोशन में होगी और किसी के लिए मोशन में नहीं होगी। क्यों भाई? किसी के लिए मोशन में होगी और किसी के लिए मोशन में क्यों नहीं होगी? वो इसलिए किसी के लिए मोशन में होगी और किसी के लिए मोशन में नहीं होगी क्योंकि डिफरेंट लोगों के रेफरेंस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैं बोलता हूं कि मोशन क्या होता है? मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। Means body is in motion with respect to one thing, but this may not be in motion with respect to another thing. चलो ये बात समझ में नहीं आती, किस भाषा में बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीन दोस्त हैं, ए, बी और सी। ठीक है, या छोड़, ये एक रोड है, यहां पर ए खड़े हुए हैं। ठीक है, ए रोड की साइड में खड़ा हुआ है और यहां से ये तो टक्कर लग जाएगी ऐसे नहीं, बस। ठीक है, ए यहीं पर रोड पे साइड पे कहीं खड़े हुए हैं, ये ए। ठीक है, और इसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं बी एंड सी। ठीक, अगर ये बस चल रही, ठीक है, क्लियर है? तो बस मोशन में, भाई कैसे बोल दिया बस मोशन में? किसकी रिस्पेक्ट में मोशन में? तो मैंने बोला ए की रिस्पेक्ट में मोशन, क्योंकि ए की रिस्पेक्ट में बस अपनी पोजीशन क्या करती जा रही है? चेंज करती जा रही है। कुछ 15 मिनट बाद यहां पहुंच गई। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? पक्का? तो ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है, ए रेफरेंस पॉइंट जहां पे ए खड़ा था, ए की रिस्पेक्ट में एक बंदा है, वो रोड पे खड़ा था, रोड साइड एक पॉइंट पे खड़ा था। ठीक है, ए की रिस्पेक्ट में ये सारे किसमें? मोशन में। पूरी बस ही किसमें? मोशन में, क्योंकि ए जहां खड़ा था बस अब वहां पर नहीं है 10 मिनट बाद। क्लियर है? लेकिन बी और सी बस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, यार हम तो मोशन में नहीं। ठीक है, उसने बोला क्यों? मैंने बोला इसलिए क्योंकि मेरी और तुम्हारी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं। तो सी ने बोला किसकी रिस्पेक्ट में? बी बोल रहा है मेरी, तो अगर मेरी है तुम रेफरेंस पॉइंट हो सी, तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और सी के लिए बी अगर रेफरेंस पॉइंट है तो सी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। हम पहले भी बस में थे, अभी भी बस में। ठीक है, तो बी और सी ने किसको रेफरेंस पॉइंट लिया? एक दूसरे को। समझ में आ गया? तो वो एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है, यानी कि जितने भी बस में पैसेंजर बैठे होंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं, वो अंदर की सराउंडिंग को क्या ले रहे हैं? रेफरेंस ले रहे हैं। तो उनके अंदर की सराउंडिंग क्या चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। पैसेंजर जहां बैठे थे वहीं के वहीं बैठे हैं, तो वो मोशन में नहीं है। पर ए के लिए ये सारे किसमें? मोशन में। तो मोशन रिलेटिव टर्म है। ए के लिए मोशन में, बी और सी के लिए आपस बी और सी या फिर जितने भी पैसेंजर बस के अंदर बैठे हैं वो एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं। अभी बताओ ये समझ में आया? क्लियर है? तो मोशन क्या होता है? रिलेटिव टर्म।
ठीक है, फिर से देख लेते हैं मोशन क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में या रेफरेंस यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो बॉडी मोशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस, जैसे ये ट्रक टेलीफोन बूथ पे खड़ा था 5 बजे, ठीक है, 5:30 बज गए घड़ी में, टाइम के रिस्पेक्ट में ये अभी भी वहीं पर है, कहां पर, टेलीफोन बूथ पे, ना इसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है और टाइम के रिस्पेक्ट में ये मूव भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी किस पर होगी, रेस्ट पर। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। ए के लिए ए जिस पॉइंट पे खड़ा था बस, अब वहां पहले बस यहां खड़ी थी, ठीक है, क्लियर है। 15 मिनट बाद बस यहां पर नहीं है, तो ए के लिए सारे किस में है, मोशन में। आगे समझ में, क्लियर है। लेकिन बी और जितनी पैसेंजर बस के अंदर बैठे हैं, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, उनकी सराउंडिंग आपस में चेंज नहीं हो रही है। समझ में आ गया, तो उनके लिए वो आपस में एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। तो मोशन क्या होता है, मोशन एक रिलेटिव टर्म होती है। व्हाई इट इज रिलेटिव टर्म, बिकॉज आवर बॉडी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग, but it may not be in motion with respect to another thing. क्लियर है, समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। तो मोशन एक रिलेटिव है। जैसे आप सोचो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप देखो, रेफरेंस लो, कुछ भी आप रेफरेंस लो, ठीक है, समझना ध्यान से। मान लेते हैं ये सन, ये अर्थ, अर्थ बताओ सन के चारों तरफ घूमती या नहीं घूमती, ठीक है, क्लियर है, सुनते रहे ना ध्यान से। अर्थ इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक। मैं अपने घर में कमरे में, कमरा मतलब कमरा कहाँ है मेरा, जमीन पे ही तो होगा, अर्थ पे ही तो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेयर डाल के बैठा हूं अपने कमरे में, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। सो आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सन। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन है, सन है, तो मैं मोशन में हूं क्योंकि अर्थ घूम रही है सन की रिस्पेक्ट में। बट आई एम नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि मेरी कुर्सी पे मैं बैठा हूं 5 बजे और 5:30, 6, 7, 8 जो भी बज गया, मैं 3 घंटे के लिए बैठा हूं, अभी मैं चेयर पे ही बैठा हूं, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन है, सन है, तो मैं मोशन में हूं। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन है, मेरी चेयर है, ठीक है, और मैं अर्थ पर हूं, तो मैं मोशन में नहीं हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्योंकि मेरी चेयर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, अभी भी नहीं आया, आ गया, क्लियर है। तो पूछना है, तो डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस किसको ले रहे हैं। इसलिए रेफरेंस या ओरिजिन का बहुत इंपॉर्टेंस है मोशन को पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए मोशन क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम और रेफरेंस की रिस्पेक्ट में, तो आप डिसाइड करो कि बॉडी मोशन में है या नहीं। भाई मैं अपने बेड पे सो रहा हूं कमरे में, ठीक है, लोगों ने बोला यू आर इन मोशन, ठीक है, मैंने बोला आप गलत बोल रहे हो, मैं तो मोशन में था ही नहीं, मैं तो बेड पे था आराम से, ठीक है। मैंने कहा आप स्पेसिफाई करो, रेफरेंस पॉइंट बोलो। मैंने कहा हाँ मैं मोशन में हूँगा, किसकी रिस्पेक्ट में, सन की रिस्पेक्ट में, क्योंकि अर्थ सन के चक्कर लगाती है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बेड की रिस्पेक्ट में, मैं मोशन में नहीं हूँ, मैं रात को 7-8 घंटे सो जाऊँ, ठीक है, हालांकि मैं इतना सोता नहीं। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो रेफरेंस डिसाइड करेगा कि मोशन में हो या नहीं, ठीक, क्लियर है। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। अब मैं आगे चलूंगा, बोर्ड भी हमारा मोशन में आ जाता है कभी बार, ये अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी,
ठीक है, ऐसी चीजें जो हमारे आसपास ही हैं और उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज इन द, मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया मास, मास का मतलब क्या होता है, मैटर कंटेन इन अ बॉडी, ठीक है, क्लियर है। मास और वेट में क्या फर्क होता है, मेरा जो बॉडी का मैटर है, मेरी बॉडी जिन चीजों से मिलके बनी है, ठीक है, क्लियर है, वो मुश्किल से उनका जो मास होगा, जैसे मान ले मास बहुत कम होगा, लेकिन अर्थ उसको पता है क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, एक डायरेक्शन में खींचती है, डाउनवर्ड खींचती है, उस वजह से मेरी बॉडी का क्या आता है, वेट आता है। तो इसका मतलब क्या है, मैं स्पेस में जाऊं तो मेरी बॉडी वेटलेस होने लग जाएगी, हाँ धीरे धीरे मेरा वेट क्या होने लग जाएगा, कम हो जाएगा, और जितना मैं अर्थ की तरफ बढ़ूंगा मेरी बॉडी का वेट उतना बढ़ जाएगा। तो बताओ वेट बॉडी का डायरेक्शन डिपेंड करता है या नहीं करता, करता है। अगर वेट बॉडी का डायरेक्शन डिपेंड करता है तो फिर कैसी क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट चला जाता हूँ, स्पेस में चला जाता हूँ, मैं अर्थ के मतलब अर्थ के अगेंस्ट डायरेक्शन में चला जाता हूँ, तो मेरी बॉडी का वेट क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। मैं टुवर्ड्स अर्थ आने लग जाता हूँ, मेरी बॉडी का वेट बढ़ने लग जाता है। तो एक सर्टेन डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, टुवर्ड्स अर्थ बढ़ रहे हो, बॉडी का वेट बढ़ेगा। उससे जितना जितना दूर चले जाओगे स्पेस में जाओगे, वेटलेसनेस फील होने लग जाएगी, ठीक है। तो वेट जो है वो मास नहीं है, वेट होता है एक फोर्स, ठीक है, जिसकी मतलब वेट इज अ फोर्स बाय विच बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ बॉडी जिस फोर्स से अट्रैक्ट हो रही होती है टुवर्ड्स अर्थ, जिस फोर्स से अट्रैक्ट हो रही होती है उसको वेट कहते हैं। और मैटर क्या, वो मास क्या होता है, मैटर कंटेन इन अ बॉडी, जितना बॉडी में मैटर है, क्लियर है, समझ में आ गया सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है इस चैप्टर में यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, रेस्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, मैंने मोशन की तो डेफिनेशन दे दी थी, मोशन की डेफिनेशन क्या थी, with respect to its reference point and time which moves. Position of an object with respect to change in position change in position of object with respect to time and reference. उसकी पोजीशन में क्या आना चाहिए, चेंज, ठीक है, क्लियर है। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, मोशन में ना हो, रेस्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए बेटा, when the object is not in when the object not change its place, when the object does not change its position with respect to its time and and reference. surrounding and reference. Surrounding means reference. Then the body is at rest. Clear है? The object does not change its position with respect to time and surrounding और reference. ठीक है? क्लियर है? रेस्ट का मतलब मैं 5 बजे भी अपने बेड पे था, ठीक है, 5:30 6 बज गए, 7 बज गए, क्लियर है, टाइम जाता जा रहा है, उस टाइम की रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, मैं जिस सराउंडिंग में था उसी सराउंडिंग में, यानी टाइम के साथ साथ आपकी सराउंडिंग क्या होनी चाहिए, चेंज होती रहनी चाहिए, तो आप मोशन में हो। अगर आप टाइम के साथ साथ आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है तो आप मोशन में नहीं, ठीक है। हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, if an object covers equal distance यहाँ पर कुछ और मेंशन करता हूँ, if an object moving on straight line if an object moving on straight line path and covers equal distance, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना है आपको, equal distance
in equal interval of time. In equal interval of time. If an object moving on a straight line path and covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in uniform Motion. ठीक है. टाइम इंटरवल में भी है स्मॉल और लार्ज. ठीक है. टाइम इंटरवल बड़े भी हो सकते हैं और छोटे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. अब मैंने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल बड़े हों या छोटे हों, तो देखते हैं. टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड. डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर. ठीक है. क्लियर है. डिस्टेंस आप किलोमीटर में भी ले सकते हैं, टाइम आप आवर में भी ले सकते हैं. बस बॉडी कवर क्या करे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. लेकिन मैं सेकंड और मीटर में इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा यूनिट को क्या करो? फॉलो करो, अभी से आदत डाल लो. ठीक है. टाइम इंटरवल बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. आप सेकंड की जगह माइक्रो सेकंड भी ले सकते हो, नैनो सेकंड भी ले सकते हो. ठीक है. समझ में आया? ठीक. मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल कितने बड़े हैं और कितने छोटे. टाइम, डिस्टेंस. ठीक है. अब इसके बाद में ले रहा हूं 1 सेकंड. बॉडी ने कवर किए 5 मीटर. 2 सेकंड बाद बॉडी ने कवर किया 10 मीटर. 3 सेकंड बाद बॉडी कवर कर गई, 15. मतलब कहां पहुंच गई है? 15 मीटर पे. 4 सेकंड बाद 20 पर. 5 सेकंड बाद 25. भाई ये जीरो टाइम का मतलब जब मैं घड़ी देखना स्टार्ट किया है. ठीक है. 5 बजे के बाद, मतलब 5 बजे पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ. तो 5 बज के 1 सेकंड में 5 बजे को मैंने क्या ले लिया? जीरो. घड़ी में कभी जीरो बजते हैं क्या? नहीं. जिस टाइम से मैं शुरू कर रहा हूँ उसको जीरो ले रहा हूँ. समझ में आ गया? 5 बज के 1 सेकंड पे मैंने कितना कवर कर लिया? 5 मीटर. 5 बज के 2 सेकंड में मैंने 10 मीटर कवर कर लिए. 10 मीटर कवर करने का मतलब है कि नेक्स्ट 1 सेकंड में मैंने 5 मीटर फिर कवर किया है. 5 मीटर में कवर करता जा रहा हूँ. अगले 1 सेकंड में फिर मैंने 5 मीटर कवर किया. अगले 1 सेकंड में फिर मैंने 5 मीटर कवर किया. फिर अगले 1 सेकंड में मैंने 5 मीटर क्या किया? कवर किया. तो मैं 5 मीटर कवर कर रहा हूँ. इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल कितने का आया? 1 सेकंड का इंटरवल आया ना भाई. समझ में आ रहे हैं या नहीं? ठीक. और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ 5 माइनस 0 5 10 माइनस 5 5 15 माइनस 10 5. तो मैं 5 मीटर कवर करता जा रहा हूँ. क्लियर? 1 सेकंड में. ठीक है. अगर मैं इस यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ग्राफ बनाऊंगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन. ठीक है. ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है. प्लॉट करके दिखा देता हूँ. 1 2 3 4 5. ठीक है. इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? टाइम. ठीक है. टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता. तो टाइम को जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको कहाँ लोगे? एक्स एक्सिस. ठीक है. जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे ले लोगे. क्लियर है? तो अब आप बताइए 0 पर 0. ठीक है. क्लियर है? 0 पे 0. 1 सेकंड पर कितना था? 5. यहाँ दो चीजें हैं. एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है? टाइम. और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है? डिस्टेंस. डिस्टेंस की ऐसा यूनिट आप ऐसे बनाएंगे ग्राफ. डिस्टेंस मीटर यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, टाइम सेकंड ऐसे लिखेंगे. ठीक है. 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25. अब आप देखिए ये जो ग्राफ लाइन है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? If an object moving on a straight line path and covers equal distance in equal interval of टाइम. ठीक है. समझ में आया? ठीक है. और कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है,
तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, देखो बात सुन लो, अब ये भी बहुत पते की बात है, ये सुनो। एक बॉडी सीधी स्ट्रेट रोड पे चल रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर भी रही होगी या नहीं भी कर रही होगी, लेकिन स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है या लीनियर मोशन है। सुनते जाना है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही जिसको खाली क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। क्लियर है? अगर वो सीधे पाथ पे जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। ठीक, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब वो यूनिफॉर्म मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, तो वो लीनियर मोशन भी है और वो यूनिफॉर्म मोशन भी है। बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है पर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रही, ठीक है, तो वो लीनियर मोशन तो है पर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। अब जल्दी से बता दो, जो यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ लाइन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट सीधी होगी। ठीक है, ग्राफ लाइन ऑफ uniform motion is a straight unbroken means ये कहीं पर लाइन ऐसे zigzag फॉर्म में नहीं हुई है, लाइन। I hope it will be clear to you. मैं आगे चलता हूं। चलो अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी a body covers unequal distance in equal interval of time or it covers equal distance in unequal interval of time। यानी कोई बॉडी अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, दोनों ही को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। या तो वो टाइम इंटरवल जो ले रही है वो अनइक्वल है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे जा रही है, ठीक है, या फिर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों एक ही जैसी बातें हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ग्राफ ऑफ, जैसे आपने ग्राफ लाइन देखी थी यूनिफॉर्म मोशन की, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन, कर्व हो जाती है, बैंड हो, ठीक है, बैंड हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर हो? एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, जितना वो अर्थ के पास आता जाएगा उतना वो तेजी से नीचे गिरेगा, यानी जितना अर्थ पे पास आता जाएगा, जैसे ऊपर अभी धीरे, जैसे नीचे आया और तेज हो गया, नीचे और गया तो और तेज हो जाएगा, यानी कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ में आ गया? या वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग
ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल है किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? आप जब रोड पे निकलते हो क्या हमेशा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो? नहीं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी आपको रोड खाली मिल जाता है, तेजी से गाड़ी से निकाल देते हो, कभी आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आपकी गाड़ी स्लोली मूव कर रही है, कभी मतलब कि ट्रैफिक लाइट रेड हो गई और आपको गाड़ी रोकनी पड़ रही है, तो क्या आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, मैं 1 सेकंड में 5 मीटर चलूँ, फिर मैं अगले सेकंड में फिर 5 मीटर चलूँ, फिर मैं अगले सेकंड में और 5 मीटर चलूँ, तो ये यूनिफॉर्म मोशन। आ गया समझ में? समझ में आया? क्लियर है? और सर। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर Linear। मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए एक ग्राफ बनाएंगे, आसान सा थोड़ा सा। टाइम इंटरवल में आपको बोल सकता हूँ, मतलब बोला है मैंने आपको कि टाइम इंटरवल बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी। ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल मे बी, कि ये टाइम इंटरवल कितने बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ ये है कि टाइम अगर सेकंड में ले तो सेकंड में ही ले, ये नहीं कि कभी माइक्रो सेकंड, कभी सेकंड, कभी नैनो सेकंड, ऐसा नहीं। ठीक है ना, टाइम एक जैसा ले। ये डिस्टेंस, अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जो टाइम में एक जैसा ले लेता हूँ। 4, ठीक है, 0 पे 0 चलना ही स्टार्ट नहीं किया था, 1 सेकंड बीता, मैं 2 मीटर चला गया, तो 1 और सेकंड बीता, ठीक है, मैं 6 मीटर पे पहुंच गया। क्लियर है? फिर 1 सेकंड और बीता, मैं 8 पे पहुंच गया। ठीक है, या 12 पे पहुंच जाओ। क्लियर? और उसके बाद 1 सेकंड और बीता, मैं 15 पे पहुंच गया। ठीक, अब जरा देखते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं और आप देखेंगे ग्राफ लाइन कैसी जा रही है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड। ठीक है, या वाई एक्सिस में मैं क्या लिखाऊंगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर। ठीक, क्लियर? टाइम 1 2 3 4, मैंने 4 तक ही लिया। ठीक है, यहाँ अब अभी 2 4 6, या मैं हाँ चलो ऐसे 8 10 12 14 और ये 16, नाला 15 बोल रहे हैं, 2 का डिफरेंस लिया है, 16 में पहुंचेंगे। 0 पर 0, 1 पर 2 2 पर 6 2 पर 6, 3 पर 12 3 पर 12, ये 12, और 14 और 16 के बीच में क्या होगा? 15। अरे भाई समझ में आ रहा है? यस सर। 4 के ऊपर 15, ठीक है, 3 के ऊपर 12, 2 के ऊपर 6, 1 ऊपर 2। अब आप इस लाइन को देखिए, ये घूम रही है, ये कर्व्ड लाइन। क्लियर है? ये लाइन कैसे जाएगी? ये ग्राफ कैसा होगा? ऐसे होता है, कर्व्ड लाइन। ठीक है, समझ में आया? ये ग्राफ लाइन नीचे की तरफ क्यों नहीं आ रही? ये कर्व है, ऐसे ही जा रहा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, अपवर्ड स्लोप है इसका, डाउनवर्ड क्यों नहीं है? डाउनवर्ड क्यों नहीं है ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ जो भी अभी हमने पढ़े वो सीधे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्राफ भाई नीचे भी तो हो सकता है। ठीक है, ये कर्व ऊपर की तरफ क्यों, और किन के ग्राफ नीचे की तरफ आएंगे, क्या होता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो फिलहाल ग्राफ लाइन या ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, कोई एग्जांपल पूछ ले
तो भाई साहब छत से कूदो, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है, और बड़ी तेजी से आप अर्थ की तरफ आओगे। अब ऐसा नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना आप अर्थ के पास आओगे तेजी से आप धरती में समा जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया है नहीं आया, ठीक है। तो फ्री मोशन और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज हमने जो पढ़ा, हमने शुरू में पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी के प्यार को मेजर नहीं कर सकते हैं, समझ में आगे बात की नहीं, हम अपनी बहादुरी को मेजर नहीं कर सकते, हम अपनी ईमानदारी को मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। जिनको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन चेंज करोगे उनके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जबकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज करो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में सो जाओ बॉडी का टेम्परेचर वही रहने वाला है। तो टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन एक रेफरेंस होता है, ठीक है। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाना है तो मुझे एक रेफरेंस की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। मैं चेयर पे बैठा हूं तो मैं मोशन में हूं या नहीं हूं। हाँ भैया आप मोशन में हो सकते हो, किसकी रिस्पेक्ट में हो सकते हो, सन की रिस्पेक्ट में मोशन हो सकते हो, क्योंकि आप अर्थ पे बैठे हुए हो और अर्थ सन की रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो देन यू आर इन मोशन, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पोजीशन की बात करें, अपनी चेयर की बात करें, तो आप चेयर से हिले भी नहीं हो, तो चेयर अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है तो आप मोशन में नहीं हो, नहीं। आगे समझ में। अर्थ की बात करें तो आप मोशन में नहीं, ठीक है। एक गाड़ी पार्किंग में लगी हुई थी, उसमें आप बैठे हुए हो, खड़ी गाड़ी में बैठे हुए हो आराम से, समझ में आ गया। आप किसी ने कहा आप मोशन में हो, मैंने कहा भैया आप रेफरेंस पॉइंट बोलो, उसने कहा सन की रिस्पेक्ट में, मैंने कहा बिल्कुल हूँ मोशन में, ठीक है। उसने बोला गाड़ी की रिस्पेक्ट में, इस पार्किंग की रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो मैंने कहा मैं मोशन में नहीं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया सर। हाँ, बस में जो पैसेंजर बैठे होंगे, गाड़ी भले ही बस चल रही होगी, बस में जो पैसेंजर बैठे होंगे वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में क्या, एक दूसरे, अगर एक दूसरे को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो वो क्या है, मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पर है, ठीक है। लेकिन वो जयपुर से चले थे या दिल्ली से चले थे और आधे घंटे बाद या मैं कह रहा हूँ 4 घंटे बाद वो कहीं और पहुंच गए, तो उस जगह की रिस्पेक्ट में वो किसमें, मोशन, ठीक है। तो मोशन कैसी टर्म होनी चाहिए, रिलेटिव टर्म होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी may be in motion with respect to one thing but it may not be in motion with respect to another, ठीक है। वो रेफरेंस डिसाइड करेगा आप किसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया। फिर मोशन का मतलब क्या होता है, ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस। रेफरेंस मींस सराउंडिंग, तो वो बॉडी किसमें है, मोशन में। द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर है, ठीक है। मोशन कैसी टर्म होती है, रिलेटिव टर्म होती है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, ठीक है। आप रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हो, ठीक है। एक ट्रक टेलीफोन पोल के पास मैंने खड़ा किया है, या मेरी गाड़ी पार्किंग में 10 दिन से खड़ी हुई है, तो गाड़ी मोशन में है क्या उसकी सराउंडिंग चेंज हुई है, नहीं हुई। क्लियर है। आज जिस दिन उस गाड़ी को मैं निकाल दूंगा पार्किंग से, ठीक है, समझ में आ गया, जिस दिन लॉकडाउन टूटेगा उस दिन पक्का निकाल दूंगा, तो उस दिन उसकी सराउंडिंग क्या होगी, थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाएगी, तो उस दिन वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। आया समझ में, क्लियर है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल इंटरवल ऑफ, मतलब ए बॉडी डज नॉट कवर equal distance in equal interval of time, then the body is in non-uniform motion, means it covers unequal distance in equal interval of time, or it covers equal distance in unequal interval of time, then the body is in non-uniform motion, ठीक है। And graph line of non-uniform motion is a curved line, ठीक है। And graph line of uniform motion is always a straight line, ठीक है। क्लियर है। x एक्सिस से अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, टाइम दिखाओगे भाई, और y एक्सिस पे क्या दिखाओगे, डिस्टेंस दिखा दोगे, ठीक है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। क्लियर है। ओके गाइस, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड बी प्रोडक्टिव। ओके, टाटा, बाय बाय।